हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षिता's फन क्लब। आज हम लोग संस्कृत का एक ग्रामर टॉपिक है उपद विभक्ति या कारक विभक्ति। हम उसको पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से उपद विभक्ति जो है वो डिफरेंट सेंटेंसेस में जो वाक्यांश होते हैं हमारे संस्कृत के उसमें यूज़ होती है, उसका कैसे प्रयोग होता है हम उसके बारे में और भी ज़्यादा सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड हैव फन। तो हमारी विभक्ति जो होती है वो 7 होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर हमें वो टेबल याद हो कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। तो पहली विभक्ति जो है हमारी, उसमें हम लोग अगर प्रथमा विभक्ति की बात करें तो उसमें वो कर्ता की होती है। कर्ता ने, मतलब इस तरीके से अगर हम देखें तो कर्ता ने कर्म को, तो जैसे ये है सेंटेंस है, मोहनः दुग्धम पिबति, मोहन दूध पी रहा है या पीता। सेंटेंस है मोहनः दुग्धम पिबति, इसमें जो हमारा कर्ता है वो है मोहन। ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी उपविभक्ति नहीं लग रही है कि हम लोग उसे आइडेंटिफाई करें और उसमें हमारी जो विभक्ति है उसे चेंज करें। तो मोहनः जो है वो ऑलरेडी कर्ता है। तो अब कर्ता जो है मोहन, उसको हमने मोहनः कैसे बनाया, क्योंकि अगर शब्द रूप को हमें याद हो तभी हम इसको कर पाते हैं। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, ये हमारी प्रथमा विभक्ति का होता है शब्द रूप बालक शब्द का। तो बालकः, वैसे ही अगर हम मोहन का देखें तो मोहनः, मोहनौ, मोहनाः, इस तरीके से होता है। तो बालकः की जगह हमने मोहनः लगा दिया, तो हमारी ये प्रथमा विभक्ति हो जाती है। अब बात करें अगर हम द्वितीय विभक्ति की, तो द्वितीय विभक्ति जो होती है उसमें बहुत सारी 18 धातुएं होती हैं, बहुत सारी धातुएं हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अगर आते हैं तो वो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे अभितः या परितः या विना या धिक, इस टाइप के शब्द होते हैं। अगर ये सारे शब्द आते हैं तो हमारी द्वितीय विभक्ति लगती है। तो द्वितीय विभक्ति जो है उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे अभितः, परितः, सम्या, धिक, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अगर वो हमारे सेंटेंस में आते हैं, जैसे ये है ग्रामम, अभितः वृक्षाः सन्ति, ये हमारा एक सेंटेंस है। इसमें अभितः शब्द आ रहा है, अभितः का मतलब होता है सामने। अगर अभितः शब्द इसमें आ रहा है तो ये जो है ग्राम, जो एक हमारी धातु, मतलब जो हमारा एक जो संज्ञा है ग्राम, उसको हम लोगों को चेंज करना है ग्रामम में। अब वो कैसे होगा, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। तो यहाँ पर हमारा ग्रामम आ गया, हम उसका एक वचन लगाएंगे, द्वितीय का एक वचन, तो ये लग गया हमारा ग्रामम। और अभितः अगर हमारा आया है तो अभितः जब भी हमारे सेंटेंस में आता है तो आपको यहाँ पर डैश आएगा, इस तरीके से डैश आएगा, और हो सकता है ऐसे ब्रैकेट में आएगा ग्राम, आपको चेंज करना होगा। तो ग्राम का आप लोग सोचेंगे बालकः, बालकौ, बालिकाः, बालकम, बालकौ, बालिकान। तो ऐसी तरीके से ग्रामः, ग्रामं, ग्रामाः, ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान। तो इस तरीके से ग्राम का जो है ग्रामम आ जाएगा यहाँ पर। तो द्वितीय विभक्ति में बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं, जैसे कि सेव, आरुहु, मथ, मुश, याच, पच, दंड, पृच्छ, नीची, ब्रू, शास, बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो अगर आती हैं तो हमें वहां पर उस सेंटेंस को द्वितीय, मतलब उस वर्ड को जो हमें डैश में दिया होता है उससे हमें लोगों को द्वितीय विभक्ति में चेंज कर देना होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। जैसे अगर एक एग्जाम्पल है कि पुत्रम डैश माता, मतलब पुत्रम विना माता दुखिता अभवत। ठीक है, इसमें आपको आता है इस तरीके से, डैश विना माता दुखिता अभवत। इसका मतलब है कि पुत्र के बिना माता दुखी होती है, और यहाँ पे आपको आ गया ब्रैकेट में पुत्र, को चेंज करना है। अब यहाँ पर कौन सी धातु है हमारी, मतलब यहाँ कौन सी उपविभक्ति है हमारी, विना। अब विना के बारे में एक बात है, विना, पृथक और नाना, ये तीन ऐसी विभक्तियां होती है, मतलब तीन ऐसे कारक विभक्ति होती है जो हमारी द्वितीय, तृतीय और पंचमी में लगती है। तो यहाँ पर आप द्वितीय कर लीजिए, तृतीय कर लीजिए या पंचमी कर लीजिए, तीनों ही करेक्ट होंगे। फिलहाल के लिए हम पुत्रम लिख रहे हैं क्योंकि हम द्वितीय पढ़ रहे हैं, तो पुत्रम हो गया। वैसे अगर आप करेंगे तो पुत्रे भी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, जैसे फलम, मतलब बालिका, बालिकाओ, बालिकाः, बालिकाओ, बालिकाओ, बालिकान, बालिकेन, तो पुत्रेन भी हो सकता है यहाँ पर अगर हम करेंगे तो।
और उत्तरार्ध भी हो सकता है पंचमी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर द्वितीय, तृतीय एंड पंचमी, बिना, पृथक और नाना, ये 3 ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम लोग द्वितीय, तृतीय या पंचमी विभक्ति लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है एक एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास उपविभक्ति का कोई भी शब्द आता है, वो शब्द स्पेसिफिक होते हैं या वो धातुएं स्पेसिफिक होती हैं। जब वो आती है तो हमें वो जो शब्द दिया होता है हमें उसे चेंज करना होता है उस विभक्ति में जिस विभक्ति की ये धातुएं स्पेसिफिक है। ठीक है, ये जैसे एग्जाम्पल हमारा एक है। अच्छा हाँ, और एक और चीज, अगर कालवाची या मार्गवाची शब्द होते हैं, कालवाची मतलब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 12 वर्षकाणी, यानी कि 12 साल, छात्र 12 वर्षकाणी अपठत। एक जो छात्र है वो जैसे 12th तक होता है तो 12 साल पढ़ता है, तो यहाँ पर हमें कालवाची दिया हुआ है तो 12 वर्षाणी आ गया। ठीक है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ऐसे करके हमने 12 वर्षकाणी आया है। ठीक है, छात्र डैश पुस्तकम अपठत, मास आया तो क्या आया, क्योंकि छात्र पुस्तकम अपठत मास है, मास जो है वो एक महीना का होता है, वो एक टाइम है, काल है, तो हमने उसे द्वितीय विभक्ति में चेंज करा, कैसे, मासम। ठीक है, हमें शब्द रूप याद होंगे तो उस वजह से हम लोग कर सकते हैं उसको। तो इसी तरीके से जो भी धातुएं भी लग रही है, जैसे किसी सेंटेंस में सेव धातु आती है तो तभी भी हमें इसको चेंज करना, तो ये धातुएं हमें लर्न करनी होंगी, यानी उपविभक्ति के जो ये उपविभक्तियां हैं वो हमें लर्न करनी होंगी। अगली विभक्ति में आते हैं हम लोग, जो कि है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति बहुत इजी है, कोई भी अंग विकार अगर हमें आ रहा है, जैसे यहाँ पर है देवदत्तः नेत्रेण काणः अस्ति, तो यहाँ पर हमें नेत्रेण है, तो ये देखो अभी आपको एक चीज है, ये वाला एक सेंटेंस है, देवदत्तः डैश काणः अस्ति, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया है नेत्र। अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम लोग वैसे भी देख रहे हैं, नेत्र जो है अगर हम उसकी विभक्ति लगाकर देख रहे हैं, जैसे फलम फले फलानी, मैं फलम फल का बता रही हूँ, आप नेत्र का भी देख सकते हैं, नेत्रम नेत्रे नेत्रानी, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन यानी नेत्रेन होगा। यहाँ पर तो हमारा आना चाहिए नेत्रेन, ना आना चाहिए बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग जब भी लिखते हैं तो नेत्रेन क्यों लिखते हैं, यहाँ पर ये फैक्ट है, एक फैक्ट आता है यहाँ पर कि जब भी हम लोग इस तरीके से लगाते हैं तो हम न की जगह ण क्यों लगा देते हैं। इसका रीजन है, जब भी त्र लगता है या र लगता है, जब भी जैसे त्र होता है वो त प्लस र होता है, तो जब त प्लस र है तो उसमें र आ रहा है, जब भी र आता है हमारा उस शब्द में, तो जब हम लोग उसको तृतीय विभक्ति में चेंज कर रहे हैं, या फिर हम लोग जैसे रामाणाम हो जाता है, रामा नाम नहीं होता, रामाणाम होता है। अगर हम लोग वैसे भी देखें बालकः बालकौ बालिका है, तो वैसे रामः रामौ रामाः हम लोग देखते हैं शब्द रूप में भी, तो रामाणाम होता है, रामा नाम नहीं, क्योंकि राम है, र में हमेशा ण आता है, न नहीं आता है, तो इस वजह से यहाँ पे नेत्रेण आया है। और नेत्रेण इस वजह से भी आया है क्योंकि यहाँ पे कोई धातु नहीं है, ना यहाँ पे कोई हमारी उपविभक्ति लग रही है, जबकि यहाँ पे क्या लग रहा है, एक अंग विकार है, नेत्रेण काणः, एक अंग विकार बताया जाए, तो अंग विकार हो तब तृतीय लगती है। और उसके अलावा समम, समः, अलम, विना या फिर सह, सार्धम, सदृशम, ये ऐसे शब्द है जिसमें हमारी तृतीय विभक्ति लगती है। आपको बुक में मिल जाएंगे, आपकी जो भी व्याकरण की बुक होगी, संस्कृत व्याकरण की। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पृथक, बिना और नाना के योग में द्वितीय, तृतीय या पंचमी विभक्ति लगती है, तो तृतीय विभक्ति आपकी पृथक, नाना या बिना के योग में लग सकती है। अब हम आते हैं चतुर्थी विभक्ति पे। तो चतुर्थी विभक्ति जो होती है वो बेसिकली उसकी जो धातुएं होती हैं, कुछ धातुएं हैं, वो धातुएं हमारी ज्यादातर भावों से जुड़ी हुई होती है, मोशन से जुड़ी हुई होती है। जैसे रुच है, जैसे रुच धातु आई, जैसे यहाँ पर डैश आ गया, मोदकम रोचते, मतलब यहाँ पर आ गया बालक, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि बालक को मोदक अच्छे लगते हैं। रोच मतलब रुच धातु आ रही है, रुच मतलब कि कुछ किसी चीज को अच्छा लगना, वो चीज हमें अच्छी लगती है, तो मोदक अच्छे लगते हैं उसको। तो बालक का कैसे चेंज हो जाएगा, बालिका बालिकौ बालिकाः बालिकां बालिकौ बालिकान् बालिकेन बालिकाभ्यां बालिकै बालिकाय बालिकाभ्यां बालिकेभ्यः। तो हमारा बालक एक वचन है, एक वचन में चेंज कर दीजिए, बालिकाय मोदकम रोचते। तो इस तरीके से आप लोग अपने सेंटेंस, जैसे और भी धातुएं हैं, जैसे क्रुद्ध धातु है, कुप धातु है, ध्रुव धातु है, जैसे अच्छा लगना, क्रोध करना, द्रोह करना, चाहना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, ये सारी जो है ये धातुएं हमारी आती है। जैसे नमः, हमेशा जब हम लोग बोलते हैं, आपने नोटिस करा होगा, जब हम लोग बोलते हैं देवाय नमः,
शिवाय नमः या ओम नमः शिवाय, अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं नमः धातु जहां भी लगती है वहां हम लोग आए, देवाय शिवाय कोई भी हम लोग धातु में हम लोग आए लगाते हैं, क्योंकि वो चतुर्थी विभक्ति हमारी लगती है जब भी नमः लगता है। ठीक है, तो आप लोग नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, जिसमें वो इस तरीके से बालिकाए देवाए इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, और स्वधा स्वस्ति स्वाहा निवेद, ये सारी निवेद मतलब निवेदन करना, तो ये सारी जो धातु में है अगर लगती हैं तो हमारा चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। बेसिक मोटिव यही है बताना कि जहां पर भी हमारी कुछ धातुएं होती हैं, कुछ उपद विभक्तियां होती हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, जैसे कालवाची या फिर मार्गवाची शब्द है या फिर अंग विकार वाले शब्द हैं, तो कालवाची मार्गवाची वाले शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, और अंग विकार वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति लगती है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हमारी जो होती है उसमें मिली होती है हमें सेंटेंस में, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी विभक्ति को, उस शब्द को जो मैं दिया हुआ है वो चेंज करना होता है। एक और आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, माता डैश कुप्यति, आपको इस तरीके से भी आया यहाँ पे माता डैश कुप्यति, ऑप्शन आ गया बालकाय बालकात बालकम बालकः। अब इंसान तो भैया हमने बालक शब्द लिया है, लेकिन उसमें हमारे पास विभक्तियां दूसरी दूसरी है। अब ध्यान से देखेंगे सेंटेंस में कि हमारे पास कोई धातु या फिर कोई उपविभक्ति तो नहीं आ रही है। अब ध्यान से देखें तो कुप विभक्ति आ रही है यहाँ पे, मतलब कुप धातु आ रही है यहाँ पे। कुप धातु कौन से में होती है? चतुर्थी विभक्ति में, और चतुर्थी विभक्ति में क्या आता है? बालकः बालकौ बालिकाः बालकौ बालकौ बालिकान् बालकेन बालकभ्यां बालकै बालिकाय बालकभ्यां बालकेभ्य, तो बालिकाय आया चतुर्थी के एक वचन में, तो हमने बालिकाय पे टिक कर दिया एंड आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे, आपको जिस तरीके से सॉल्व करने हैं, हो सकता है आपको उसे शब्द को क्रिएट करना हो, ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं आपको, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम लोगों ने प्रथमा द्वितीय तृतीय और चतुर्थी विभक्ति कर ली है, पंचमी षष्ठी और सप्तमी हम नेक्स्ट मतलब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, एंड नेक्स्ट पार्ट भी देखें, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।